हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने 176 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। उसके आगे फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन, चार स्तरीय पंचायती राज का सुझाव किस समिति ने दिया था? देखिए फ्रेंड्स, बताइए कितना सरल क्वेश्चन है। चार स्तरीय पंचायती राज का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, GV के राव समिति ने। किसने दिया था? GV के राव समिति ने। इसका आंसर डी सही है, GV के राव समिति ने। चार स्तरीय पंचायती राज का सुझाव GV के राव समिति ने दिया था। किसने दिया था? GV के राव समिति ने दिया था। इस समिति ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, गांव स्तर पर गांव सभा का गठन का सुझाव दिया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, GV के राव समिति ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, गांव स्तर पर गांव सभा, गांव स्तर पर गांव सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया? देखिए फ्रेंड्स, बताइए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, 24 अप्रैल 1993 से। कब से? 24 अप्रैल 1993 से। इसका आंसर ए सही है। इसमें देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। जिसे स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आपको इसमें देखना और बताना है, बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से किसको पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिए, पंचायत समिति को किसको बनाया? पंचायत समिति को। इसका आंसर सी सही है। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया। ये समिति गठन 1957 में किया गया था। कब किया गया था? 1957 में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें हैं। देखिए पहले बताइए, अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी हैं? इसमें देखिए, पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। कैसे? खुले तौर पर भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। सही है। पंचायती राज का गठन 3 स्तरों पर होना चाहिए। 3 स्तरों पर होना चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, पंचायती राज गठन 2 स्तरों पर होना चाहिए। अशोक मेहता समिति की सिफारिश क्या थी? पंचायती राज गठन 2 स्तर पर होना चाहिए, ना कि 3 स्तर पर। 3 स्तर पर बलवंत राय मेहता समिति थी। कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति थी। यानी कि इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर ए सही है। अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिश में पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। इसमें देखिए, अशोक मेहता समिति गठन 1977 में। कब हुआ था? 1977 में। एवं इसकी निम्न सिफारिशें देखिए, पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। कैसे? खुले तौर पर भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। पंचायती राज को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस समिति ने पंचायती राज को 2 स्तर, कौन कौन से स्तर? मंडल स्तर और जिला स्तर पर बनाने का सुझाव दिया। मंडल स्तर और जिला स्तर पर बनाने का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय है? देखिए फ्रेंड, बताइए पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, राज सूची का है। किसका है? राज सूची का। पंचायती राज प्रणाली राज सूची का विषय है। इसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? भारतीय संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल। कौन है? राज्य विधानमंडल। इसका आंसर डी सही है, राज्य विधानमंडल। दिए गए विकल्पों में पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकार राज्य विधानमंडल के अधीन है। किसके अधीन है? राज्य विधानमंडल के अधीन है। संविधान के अनुच्छेद 243 में ये प्रावधान किया है। किसमें? अनुच्छेद 243 में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इसमें, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। कैसा बनाना? लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ावा देना। नहीं फ्रेंड्स, आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। इसका आंसर ए सही है, भागीदारी योग्य बनाना। इसमें देखिए, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य, कौन सा उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ये शक्ति के विकेंद्रीकरण का मुख्य आधार है तथा स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान करके विकास कार्यों को आगे बढ़ाना। विकास कार्यों को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत समिति के सदस्य हैं। पंचायत समिति के सदस्य देखिए, मैंने बताइए, पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से
जनता द्वारा निर्वाचित की जाती है। फ्रेंड्स सदस्य की बात की जा रही ना, तो इसका आंसर सी सही है। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इसमें देखिए पंचायती राज व्यवस्था में, किसमें, पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, किस स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें। प्रखंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, प्रखंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। किसके द्वारा, जनता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पंचायतों में से किसे किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। देखिए भाई बताइए, जिला योजना में किस किस को सम्मिलित किया जाता है। देखिए इसमें जिला योजना में नगर पंचायत को, ग्राम पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को, इन सभी को किया जाता है। यानी कि इसका आंसर डी सही है, इन सभी को किया जाता है। इसका आंसर डी सही है। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति के अंतर्गत नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तीनों को सम्मिलित किया जाता है। जिला योजना समिति द्वारा, जिला योजना समिति द्वारा जिले के संपूर्ण विकास की योजना तैयार की जाती है। जैसे जिले के स्कूल, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा अनुसूचित जाति व जनजाति, ऊर्जा अनुसूचित जाति व जनजाति व अन्य संबंधित विभागों के अंतर्गत होने वाले कार्यों के लिए कार्य योजना बनाने में इस समिति के सदस्यों के विचारों को शामिल किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जिला योजना समिति में नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जा सकता है। देखिए फ्रेंड बताइए, पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला किसे कहा जा सकता है। किसे कहा जा सकता है, ग्राम सभा को। इसका आंसर ये सही है, ग्राम सभा को। ग्राम सभा को पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जा सकता है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि के तहत उपबंधित की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत का कार्यकाल होता है कितना, सरल क्वेश्चन है, 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष होता है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। किसका सदस्य बनने के लिए, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पंचायत भंग होती है, कैसी होती है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 6 माह के अंदर। इसका आंसर सी सही है, 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर निर्वाचन कराने का प्रावधान है। समय पूर्व अर्थात 5 वर्ष की पूरी अवधि की समाप्ति से पहले विघटित पंचायत जब पुनर्गठित की जाती है तो वह अवशिष्ट अवधि के लिए ही होगी, तो वह अवशिष्ट अवधि के लिए ही होगी। यदि बची हुई अवधि 6 माह से कम है, कैसी है, 6 माह से कम है, तो निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए अगर 6 माह से कम है तो निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा, किसके द्वारा, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, तो फ्रेंड्स याद रखिए 11वीं अनुसूची के अंतर्गत उच्च शिक्षा नहीं आती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर डी सही है, उच्च शिक्षा। इसका आंसर डी सही है, उच्च शिक्षा 11वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं है। इसमें देखिए भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को अनुच्छेद 243 जी के तहत कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। कितने विषय प्रदान किए, 29 विषय प्रदान किए। किस अनुच्छेद तहत, अनुच्छेद 243 जी के तहत, अनुच्छेद 243 जी के तहत, जिसमें उच्च शिक्षा को शामिल नहीं किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा को शामिल नहीं किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय सूचीबद्ध है। आपको इसमें देखना, 11वीं अनुसूची में देखिए लघु सिंचाई, पशुपालन, महिला एवं शिशु विकास, महिला एवं शिशु विकास, ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत है। लघु सिंचाई, पशुपालन, महिला एवं शिशु विकास। अग्नि सेवा 12वीं अनुसूची का विषय है। किसका, 12वीं का, 11वीं का नहीं है। मवेशी हाउस प्राणियों के प्रति क्रूरता निवारण, मवेशी हाउस प्राणियों के प्रति क्रूरता निवारण, ये भी 12वीं अनुसूची का विषय। देखिए फ्रेंड बताइए इसका आंसर क्या सही है। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर ए सही है, इसका आंसर ए सही है। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत लघु सिंचाई, पशुपालन, महिला एवं शिशु विकास। इसमें देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतः स्थापित 11वीं अनुसूची राज्य विधानमंडलों द्वारा पंचायतों के बीच शक्तियों का आवंटन करती है। दिए गए विकल्पों में लघु सिंचाई, पशुपालन तथा महिला एवं शिशु विकास 11वीं अनुसूची के 29 विषयों के अंतर्गत शामिल है, जबकि अग्नि सेवा, मवेशी हाउस प्राणियों के प्रति क्रूरता निवारण 11वीं अनुसूची में नहीं है। फ्रेंड्स ये किसमें, ये 12वीं अनुसूची विषय के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको अच्छे से देखिएगा। पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए।
वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान। केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन, राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान देकर, राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान देकर। नाबार्ड, तो फ्रेंड्स याद रखिए नाबार्ड से पंचायतों के राजस्व स्रोत नहीं प्राप्त होते हैं, यानी कि नाबार्ड को हटाइएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर ए सही है, इसका आंसर ए सही है। पंचायतों के राजस्व स्रोतों में वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान। केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन। राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान देकर, राज्य संचय निधि से सहायता अनुदान देकर। याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996, कौन सा 1996, 1996 यानी कि पेशा एक्ट, वे प्राकृतिक संसाधनों के स्वाभिशासन की अनुमति किसे दी गई, प्राकृतिक संसाधनों के स्वाभिशासन की अनुमति किसे दी गई। देखिए फ्रेंड्स बताइए, प्राकृतिक संसाधनों के स्वाभिशासन की अनुमति किसे दी गई पेशा एक्ट के तहत। फ्रेंड्स याद रखिए ग्राम सभा को, किसको दी गई, ग्राम सभा को। इसका आंसर ए सही है, ग्राम सभा को। इसमें देखिए, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्वाभिशासन की अनुमति ग्राम सभा को प्रदान की गई। इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र माना गया, इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र माना गया। साथ ही ग्राम सभा अपने लोगों की परंपराओं एवं प्रथाओं, उनकी संस्कृति, पहचान, समुदाय, संसाधन तथा विवाद निवारण के परंपरागत तरीकों की सुरक्षा के लिए सक्षम होगी। इस अधिनियम को वर्ष 1994 में, कब, वर्ष 1994 में स्थापित भूरिया समिति यानी कि भूरिया कमेटी की सिफारिश पर पारित किया गया, भूरिया कमेटी की सिफारिश पर पारित किया गया। किसको, पेशा एक्ट को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 1994 में भूरिया कमेटी आई थी, उसकी सिफारिश पर पेशा एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, अनुसूचित क्षेत्रों में, किसमें, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। फ्रेंड्स याद रखिए, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। देखिए फ्रेंड बताइए, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा राज्य सरकार द्वारा, किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। इसका आंसर भी सही है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार अनुच्छेद 243 के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, अनुच्छेद 243 के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिए। इस निर्णय के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, जिला पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों का चुनाव कराया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने प्रधान अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत का चुनाव करवाता है। किसका, ग्राम पंचायत का चुनाव करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों को संवैधानिक अधिकार किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया गया। देखिए फ्रेंड बताइए, पंचायतों को संवैधानिक अधिकार, देखिए इसमें बताइए। तो फ्रेंड्स याद रखिए 73वां संविधान संशोधन। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन। इसका आंसर ए सही है, 73वां संविधान संशोधन। पंचायतों को संवैधानिक अधिकार 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा प्रदान किया गया। इस उद्देश्य के लिए संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जिसे पंचायत नाम दिया गया, और 11वीं अनुसूची में पंचायतों की 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। ठीक है फ्रेंड्स, याद देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थानीय सुशासन का पिता किसे कहा जाता है। देखिए फ्रेंड बताइए, भारत में स्थानीय सुशासन का पिता किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा लॉर्ड रिपन को। किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। इसका आंसर डी सही है। इसमें देखिए, भारत में स्थानीय सुशासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। वर्ष 1882 में, कब, वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय सुशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय सुशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय सुशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। 1919 के तहत स्थानीय सुशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था। देखिए फ्रेंड्स बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा महात्मा गांधी। किसका था, महात्मा गांधी। इसका आंसर सी सही है, महात्मा गांधी। इसमें देखिए, महात्मा गांधी द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन का सुझाव दिया था। उनका मानना था कि गांव भी
राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तर पर आत्मनिर्भर होना चाहिए। राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तर पर आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का प्रावधान करता है? देखिए अपने बताइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का प्रावधान करता है? संगठित करने का प्रावधान करता है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है अनुच्छेद 40 है। कौन सा अनुच्छेद 40 है? इसका आंसर ए सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित है, जिसके तहत राज्य ग्राम पंचायतों को ऐसी शक्तियां प्रदान करता है जिससे वह स्थानीय स्वयं शासन के रूप में अपना कार्य कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसमें बलवंत राय मेहता समिति, आपको मालूम होगा त्रिस्तरीय पद्धति। कौन सी स्तरीय? त्रिस्तरीय पद्धति, यानी कि ए को 2 से मिलाइएगा। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय पद्धति, बी को 1 से मिलाइएगा, बी को 1 से मिलाइएगा। एल.एम. सिंघवी समिति स्थानीय सुशासन पद्धति, स्थानीय सुशासन पद्धति, सी को 4 से मिलाइएगा। जी.वी.के. राव समिति प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार, डी को 3 से मिलाइएगा, डी को 3 से मिलाइएगा। देखिए फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या सही है? तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर सी सही है। इसमें देखिए बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय, अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय, एल.एम. सिंघवी समिति स्थानीय सुशासन पद्धति से, किससे? स्थानीय सुशासन पद्धति से। जी.वी.के. राव समिति प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह राज्य जिसमें पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुआ। देखिए फ्रेंड्स बताइए, वह राज्य जिसमें पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुआ। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा राजस्थान था। कौन सा राज्य? राजस्थान। बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। कौन सा था? दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए बताइए पूरे प्रदेश में लागू करने वाला पहला राज्य, तो फ्रेंड्स आंसर दीजिएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश की। देखिए फ्रेंड्स बताइए अशोक मेहता समिति ने कौन सी सिफारिश की? इसका आंसर डी सही है, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। इसमें देखिए अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दिसंबर 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति गठन कब हुआ था? दिसंबर 1977 में। इसकी रिपोर्ट आई थी 1978 में। कब आई थी? 1978 में। इससे पूर्व वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से कौन संबंधित नहीं है? देखिए इसमें अशोक मेहता समिति, संतानम समिति, बी.के.आर.बी. राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बी.के.आर.बी. राव समिति। इसका आंसर सी सही है, बी.के.आर.बी. राव समिति। इसमें देखिए बी.के.आर.बी. राव समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। बी.के.आर.बी. राव एक भारतीय अर्थशास्त्री थे। ये राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य तथा आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष भी रहे। कौन? बी.के.आर.बी. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स लगाइएगा बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि 3 को देखिए आंसर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी सही है, पहली बार में मिल गया। इसका आंसर सी सही है। सबसे पहले कौन सी आएगी? बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, यानी कि 4 नंबर। अशोक मेहता समिति के बाद कौन सी समिति आएगी? जी.वी.के. राव समिति 1985। जी.वी.के. राव समिति के बाद एल.एम. सिंघवी समिति 1986। याद रखिए फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को, किसको? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। देखिए अपने बताइए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने वाली समिति का नाम देखिए इसमें। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा एल.एम. सिंघवी समिति। कौन सी समिति? एल.एम. सिंघवी समिति। इसका आंसर सी सही है। इसको याद रखिएगा, एल.एम. सिंघवी समिति। इसमें देखिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम एल.एम. सिंघवी समिति था। सिंघवी समिति ने पंचायत चुनावों को गैर दलीय आधार पर, कैसे? गैर दलीय आधार पर करने की अनुशंसा की थी। वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति के गठन एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में किया। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस समिति ने सुझाव दिया था कि राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। किसके लिए? लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए। देखिए फ्रेंड्स, बताइए किस समिति ने सुझाव दिया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति ने। किसने? अशोक मेहता समिति ने। इसका आंसर बी सही है। इसमें देखिए, अशोक मेहता समिति ने सुझाव दिया था कि राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इस समिति ने पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें की। इसको भी याद रखिएगा, कितनी सिफारिशें की? 132 सिफारिशें की। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 132 सिफारिशें की। जैसे पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी। ऐसी भागीदारी, आधिकारिक भागीदारी। अपने आर्थिक स्रोत के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए। कैसा निकाय होना चाहिए? जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए। वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। उसे राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। देखिए इसमें पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए मैंने बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भाग 9 में। किसमें? भाग 9 में। आपको मालूम होगा, भाग 9 में। भारतीय संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 ख के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ? देखिए मैंने बताइए किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ? तो फ्रेंड्स याद रखिए, ग्राम पंचायत। किसका निर्माण? ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों को स्थापना का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? अब आपको देखना और बताना है निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित पंचायती राज पद्धति है। क्या है? पंचायती राज पद्धति है। इसका आंसर बी सही है। पंचायती राज पद्धति है। इसमें देखिए, तृणमूल लोकतंत्र का संबंध पंचायती राज पद्धति से। किससे? पंचायती राज पद्धति से। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए फ्रेंड बताइए, इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख, न्यायिक पुनर्वीक्षण। इसका आंसर डी सही है, न्यायिक पुनर्वीक्षण। दिए गए विकल्पों में न्यायिक पुनर्वीक्षण पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। यह एक न्यायालयी शक्ति है। जबकि भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख इत्यादि पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। पंचायती राज संस्थाओं को अनुच्छेद 243 जी के तहत कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। किसके तहत? 29 विषय प्रदान किए गए अनुच्छेद 243 जी के तहत। इसको अलग से याद रखिएगा। 29 विषय किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए गए? 243 जी के तहत। 243 जी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विधि संशोधन विधेयक कब लागू हुआ? देखिए मैंने बताइए, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विधि संशोधन विधेयक कब लागू हुआ? देखिए इसमें आपको बताना है, उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स याद रखिए, 22 अप्रैल 1994 से। कब से? 22 अप्रैल 1994 से। इसका आंसर बी सही है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विधि संशोधन विधेयक 22 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ? 22 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब से प्रभावी हुआ देश में? 24 अप्रैल 1993 से। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विधि संशोधन विधेयक कब से लागू हुआ? 22 अप्रैल 1994 से। कब से? 22 अप्रैल 1994 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है?
उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, कुल स्थानों का 1/3। कितनी है? कुल स्थानों का 1/3। इसका आंसर डी सही है, कुल स्थानों का 1/3। इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कुल स्थानों का 1/3। कितनी है? कुल स्थानों का 1/3 है। संविधान के अनुच्छेद 243 भाग के 3 के अनुसार पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया। पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करते हैं। जनपद पंचायत किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में। यानी कि एक को सी से मिलाइएगा, एक को सी से मिलाइएगा। जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में है, जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में है। क्षेत्र पंचायत किसमें है? तो क्षेत्र पंचायत फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में है। किसमें? उत्तर प्रदेश में है। यानी कि 2 को डी से मिलाइएगा। क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में है। तालुका परिषद किसमें है? तालुका परिषद गुजरात में है। किसमें? गुजरात में है। 3 को बी से मिलाइएगा, 3 को बी से मिलाइएगा। आंचलिक परिषद किसमें? आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में। किसमें? पश्चिम बंगाल में है। 4 को ए से मिलाइएगा, 4 को ए से मिलाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या सही है? ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जनपद पंचायत जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में, तालुका पंचायत गुजरात में, आंचलिक पंचायत पश्चिम बंगाल में। इसमें एक बार देखिए, जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में। क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में। तालुका परिषद गुजरात में, तालुका परिषद गुजरात में। आंचलिक पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायत समिति गठित होती है। देखिए फ्रेंड, बताइए पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होती है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम है खंड स्तर पर। किस पर? खंड स्तर पर। इसका आंसर बी सही है, खंड स्तर पर। इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के तहत पंचायत समिति गठन खंड स्तर यानी कि ब्लॉक स्तर पर होता है। पंचायत समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का मध्यवर्ती स्तर है। कौन सा स्तर है? मध्यवर्ती स्तर है। इससे पहले ग्राम पंचायत, इसके बाद में जिला पंचायत। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जिसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कैसे होते हैं सदस्य? कैसे निर्वाचित होते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए इसमें कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? लखनऊ में छावनी परिषद है, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, लखनऊ में छावनी परिषद है। लखनऊ में नगर निगम भी है, लखनऊ नगर निगम भी है और छावनी परिषद भी है। लखनऊ फ्रेंड्स नगर निगम भी है और छावनी परिषद भी है, दोनों याद रखिए। कानपुर नगर निगम है, सही है, कानपुर नगर निगम है। गाजियाबाद नगर निगम है, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद नहीं फ्रेंड्स, गाजियाबाद में नगर निगम है। क्या है? नगर निगम है। काकौरी नगर पंचायत, ये भी सही है, काकौरी नगर पंचायत। इसमें एक बार देखिए, लखनऊ में छावनी परिषद, लखनऊ में छावनी परिषद। कानपुर में नगर निगम, गाजियाबाद में नगर निगम, गाजियाबाद में भी नगर निगम। काकोरी में नगर पंचायत, काकोरी में नगर पंचायत। लखनऊ में नगर निगम के साथ साथ छावनी परिषद भी है, लखनऊ में नगर निगम के साथ साथ छावनी परिषद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कैसी है? ये फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रशासनिक प्राधिकरण, इसका आंसर बी सही है, प्रशासनिक प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है। किस रूप में कार्य करती है? प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाते हैं। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य अपने समस्त सदस्यों में से एक प्रमुख चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिए ग्राम पंचायत की है। किसकी है? ग्राम पंचायत की है। इसका आंसर डी सही है, ग्राम पंचायत की। उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। किसकी है? ग्राम पंचायत की है। मनरेगा योजना को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी, 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। देखिए फ्रेंड, बताइए निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश में पंचायत निर्वाचन हेतु, किसके लिए पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए इसमें,
तो फ्रेंड्स याद रखिए राज्य के राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा नियुक्ति होती है? राज्य के राज्यपाल द्वारा। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाता की आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए फ्रेंड्स बताइए कितना सरल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 18 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। और सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष। सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाता की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। जबकि ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष, मतदान के लिए 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का अभिप्राय है। देखिए हमें बताइए उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? देखिए इसमें ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग। कैसे लोग? ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। ठीक है से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई? देखिए हमें बताइए स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स याद रखिए 15 अगस्त 1949 को। कब हुई? 15 अगस्त 1949 को। इसका आंसर बी सही है, 15 अगस्त 1949 को। इसमें देखिए स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई। इसके तहत ग्राम स्तर के अलावा ब्लॉक स्तर और जिला स्तर को पंचायती राज व्यवस्था के हिस्से के रूप में शामिल किया गया। ठीक है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला को ग्राम प्रधान चुना गया था। देखिए इसमें फ्रेंड्स याद रखिए आजमगढ़ में। कहाँ चुना गया? आजमगढ़ में। इसका आंसर सी सही है, आजमगढ़ में। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला को ग्राम प्रधान चुना गया। उनका नाम नवरोजी देवी था। उन्हें आजमगढ़ जिले के फूलपुर प्रखंड के अदमामऊ गांव के ग्रामीणों ने अपना मुखिया चुना। उनका निर्वाचन उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2015 के समय हुआ था। कब हुआ था? 2015 के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। देखिए मैंने बताइए ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए मतलब कितनी बार होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वर्ष में 4 बार। कितनी बार होनी चाहिए? वर्ष में 4 बार। अगर फ्रेंड्स यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स वहां पर आंसर आपको देना होगा 2 बार। कितनी बार? 2 बार। इसमें फ्रेंड्स आपको आंसर देना है 4 बार। ठीक है इसका आंसर डी सही है। इसमें देखिए ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 4 बार होनी चाहिए। कितनी बार होनी चाहिए? वर्ष में 4 बार होनी चाहिए। जिनको याद करना बहुत आसान है, जिनको याद करना बहुत आसान है, देखिए 26 जनवरी को ये आपको याद हो जाएगा, 15 अगस्त को ये भी याद हो जाएगा, और 1 मई को मजदूर दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। लेकिन ये बैठक देश के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स इसी पॉइंट को याद रखिएगा। लेकिन ये बैठकें देश के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग भी हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में इस बैठक को वर्ष में 2 बार बुलाने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में कितनी बार बुलाने का प्रावधान है? 2 बार बुलाने का प्रावधान है। सरपंच को ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई। किसको? सरपंच को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कुल कितने सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति कोरम के लिए आवश्यक है? देखिए मैंने बताइए ग्राम पंचायत की बैठक के लिए फ्रेंड्स याद रखिए 1/5। कितनी है? 1/5। आपको बहुत अच्छे से याद होगा 1/5। इसमें देखिए यदि पंचायत 1/5 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने की मांग करते हैं, लिखित रूप से बैठक बुलाने की मांग करते हैं, तो प्रधान को 15 दिनों के अंदर बैठक आयोजित करनी होगी। कितने दिनों के अंदर? 15 दिनों के अंदर बैठक आयोजित करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पंचायती राज एक व्यवस्था है। देखिए मैंने बताइए पंचायती राज एक व्यवस्था है। पंचायती राज एक व्यवस्था है। देखिए मैंने बताइए पंचायती राज किसकी व्यवस्था है? देखिए इसमें स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पदों संरचना की। फ्रेंड्स याद रखिएगा पदों संरचना की नहीं है। पदों संरचना की नहीं है। देखिए मैंने बताइए इसका आंसर क्या सही है? तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर सी सही है। पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय अभिशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और देश में प्रारंभ की गई थी। देखिए तुम बताइए भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू की गई थी।
और वगदरी गाँव से। इसके बाद आंध्र प्रदेश में ये व्यवस्था लागू हुई। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में ये व्यवस्था लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किसके सृजन के लिए उत्तरदायी है? देखिए इसमें 73वें और 74वें, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग, राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। राज्य संपत्ति कर, कौन सी संपत्ति? राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। किसके लिए? राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या सही है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका आंसर बी सही है। आपको याद रखना है 73वां और 74वां संविधान संशोधन किसके लिए उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग के लिए, जिला नियोजन समिति के लिए, राज्य वित्त आयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए और बताइए, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम कब पारित किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिए 1961 में। कब पारित किया गया? 1961 में। इसका आंसर भी सही है। इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम वर्ष 1961 में पारित किया। कब पारित किया गया? वर्ष 1961 में पारित किया। वर्ष 1961 में पारित किया गया। इसके द्वारा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद प्रणाली को एक सूत्र में जोड़ दिया गया। ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया। ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत कर दिया गया? देखिए फ्रेंड्स, बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किस वर्ष पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत कर दिया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिए, वर्ष 1955 में। कब किया गया? वर्ष 1955 में। इसका आंसर ये सही है। इसमें देखिए, वर्ष 1955 में पंचायतों के दूसरे चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पास किया गया। और 15 अगस्त 1947 से, और 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना शुरू हो गई। ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कब से? 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में पंचायतों का गठन कब किया गया? 15 अगस्त 1949 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे शीर्ष तल माना जाता है। देखिए इसमें, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे शीर्ष तल माना जाता है। किसको माना जाता है सबसे शीर्ष तल? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, जिला पंचायत को। किसको माना जाता है? जिला पंचायत को। इसका आंसर सी सही है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे शीर्ष तल जिला पंचायत को माना जाता है। किसको माना जाता है? जिला पंचायत को माना जाता है। जिनके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिला पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल होता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इसका आंसर डी सही है, 5 वर्ष होता है। इसमें देखिए, जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी पंचायती राज अधिकारी होता है। क्या होता है? पंचायती राज अधिकारी होता है। कौन होता है? जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी पंचायती राज अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा कितनी समितियां बनाई जाती हैं? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 6 समितियां। कितनी समितियां? 6 समितियां। इसका आंसर डी सही है। इसमें देखिए, प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति, जल प्रबंधन समिति। इसको भी याद रखिएगा। जिला पंचायत में संपूर्ण जिले के पंचायतों के लिए योजनाएं बनाना, समन्वय करना संबंधी कार्य किए जाते हैं। किनके द्वारा? इन समितियों द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, इनको याद रखिएगा अच्छे से। प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय तल किसे माना जाता है? देखिए इसमें बताइए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय तल किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम है, क्षेत्र पंचायत को। किसे माना जाता है? क्षेत्र पंचायत को। इसका आंसर भी सही है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय तल क्षेत्र पंचायत को माना जाता है। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख होता है। प्रमुख का चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है? क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है।
क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करती है। क्षेत्र पंचायत किसके बीच की कड़ी के रूप में कार्य करती है? जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उसके गठन के कितने दिन बाद होनी चाहिए? देखिए फ्रेंड बताइए, किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उसके गठन के कितने दिन बाद होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 30 दिन बाद। कितने दिन बाद? 30 दिन बाद। इसका आंसर ए सही है। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उसके गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। इसके बाद सामान्य रूप से प्रत्येक मास में एक बैठक होना चाहिए, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत की दो बैठकों के बीच कितने दिनों से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? ग्राम पंचायत की दो बैठकों के बीच कितने दिनों से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिए, दो बैठकों के बीच 2 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायत की दो बैठकों के बीच 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। प्रत्येक ग्राम सभा की वर्ष में 2 आम बैठकें होती हैं, एक रबी फसल कटने के बाद, दूसरी खरीफ फसल कटने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना के बाद विशेष बैठक बुलाई जाती है? देखिए इसमें, किसी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना के बाद विशेष बैठक बुलाई जाती है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 15 दिन पूर्व। कितने दिन पूर्व? 15 दिन पूर्व। इसमें देखिए, किसी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए 15 दिन पूर्व सूचना देकर ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाती है। बैठक के लिए, किसके लिए? बैठक के लिए कम से कम 1/3 सदस्य होना अनिवार्य है। इस बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है। 2/3 बहुमत से प्रधान को हटाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। यदि बैठक में प्रधान को हटाने संबंधी प्रस्ताव पास न हो सके, तो ऐसा ही दूसरा प्रस्ताव इस बैठक के 1 वर्ष के बाद ही लाया जा सकता है। तो ऐसा ही दूसरा प्रस्ताव इस बैठक के 1 वर्ष बाद लाया जा सकता है। इसको भी याद रखिए, कितने वर्ष बाद? 1 वर्ष बाद लाया जा सकता है। बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्य होना अनिवार्य है? 1/3। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कितने बहुमत से हटाया जा सकता है? 2/3। इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कथन और कारण। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंताखेल कम हो गया। देखिए फ्रेंड्स, कारण क्या है? 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। इसमें देखिए इसका आंसर क्या सही है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका आंसर ये सही है। इसका आंसर ये सही है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंताखेल कम हो गया। कारण में क्या है? 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के भाग 9 की विशेषता नहीं है? भाग 9 की विशेषता नहीं है। देखिए इसमें, पंचायतों के लिए 5 वर्षीय कार्यकाल। पंचायतों के लिए 5 वर्षीय कार्यकाल सही है। आगे देखिए, पंचायत की संस्था के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। पंचायत ग्राम मध्यवर्ती स्तर के सभी स्थानों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव। सभी स्थानों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं है। सभी स्थानों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव। देखिए फ्रेंड्स बताइए, सही है? यही फ्रेंड्स इसकी विशेषताओं में नहीं है। इसमें देखिए, 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान किया। ग्राम मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से। कैसे? सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वहाँ के लोगों द्वारा हर 5 वर्ष में राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73वां संशोधन अधिनियम की आधारभूत विशेषता है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, 73वां संशोधन अधिनियम की आधारभूत विशेषता क्या क्या है? इसमें देखिए, ग्राम मध्यवर्ती तथा जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना का उपबंध सही है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्तरों पर स्थानों का आरक्षण, ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में पंचायतों के लिए निर्वाचन। किसके नेतृत्व में? राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में। संविधान की 11वीं अनुसूची का पुनः स्थापना। संविधान की 11वीं अनुसूची का पुनः स्थापना। देखिए फ्रेंड बताइए, इसमें कौन सा आंसर सही है? फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका आंसर सी सही है। इसमें सभी सही है। आधारभूत विशेषताओं में ये सभी कथन सही है। इसमें देखिए, एक गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का गठन, गांव स्तर, माध्यमिक स्तर एवं जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना, तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव। तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्तरों पर आरक्षण। राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में पंचायतों के लिए निर्वाचन। संविधान में 11वीं अनुसूची का पुनः स्थापना। इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पंचायती राज को डैश के अंतर्गत सुशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। देखिए फिर बताइए किसकी इकाई के रूप में संगठित किया गया। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से। इसका आंसर डी सही है। पंचायती राज को 73वें संशोधन के अंतर्गत सुशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। ये संविधान संशोधन वर्ष 1992 में किया गया। कब किया गया था? वर्ष 1992 में। इसके अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो फ्रेंड्स बहुत सारा क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स याद रखिए 1993 में। कब जोड़ा गया? 1993 में। इसका आंसर डी सही है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल वर्ष 1992 के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से वर्ष 1993 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? वर्ष 1993 में जोड़ा गया। इसके परिणाम स्वरूप 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार नई व्यवस्था अपनाने के लिए अधिकांश राज्यों ने 1993 एवं 1994 पंचायती राज अधिनियम पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 1992 में। कब किया गया? 1992 में। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? कितना सारा क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था से। किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में पंचायतों में नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए पीवी नरसिम्हा राव जी। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी। इसका आंसर भी सही है। इसमें देखिए भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 में जब हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित हैं। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है 11वीं सूची में। किसमें वर्णित है? 11वीं सूची में। कितने कार्यों का उल्लेख किया गया? 29 कार्यों का। कितने कार्यों का उल्लेख किया गया? 29 कार्यों का 11वीं सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 11वीं सूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? देखिए बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए अनुच्छेद 243 जी के तहत। अनुच्छेद 243 जी के तहत। अनुच्छेद 243 जी के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 243 जी के तहत। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चनों को तैयार करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आपको निश्चित रूप से देखने मिलेंगे। इनको तैयार करिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा। तो बताइए दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।